स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। खबरों की शुरुआत करते हैं। गरियाबंद की गीता अब गिलास के सहारे नहीं बल्कि अपने पैरों के सहारे चलेगी। दिव्यांग गीता की दर्द भरी कहानी सुन सीएम भूपेश बघेल इतने भावुक हो गए कि उन्होंने उसे बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल तो दी ही, साथ ही नकली पैर बनवाने के लिए नाप भी लिया। बता दें कि छुरा विकासखंड के ग्राम छदौली के कमारपारा में रहने वाली दिव्यांग गीता नागेश के बचपन में ही दोनों पैर पंजे नहीं हैं। जब वो चलती तो पैरों से खून बहने लगता था, जिसके लिए उसने पैरों में गिलास को फंसाकर पंजा बना लिया था। गीता ने सरकार से बैटरी वाली ट्राईसाइकिल की मांग की थी। ये कहानी सुन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंची तो वे भावुक हो गए। मुख्यमंत्री बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिव्यांग गीता नागेश से बात भी की। मुख्यमंत्री ने गीता से बात कर ये कहा कि विषम परिस्थिति में भी रास्ता निकाल लेना बड़ी बात है। उसके हौसले की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि ऐसे जरूरतमंद बेटी के साथ सरकार खड़ी है। इतना ही नहीं, गीता ने मुख्यमंत्री को गांव आने का न्योता भी दिया। तो आपको बता दें, गरियाबंद में दिव्यांग गीता की कहानी सुनकर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री भावुक हो गए, जिसके बाद अब गीता तक बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल पहुंचाई गई। साथ ही उसके पैर का माप लिया गया, जिससे कि उसे एक आर्टिफिशियल पैर दिया जा सके, जिससे वो चल सके और अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ सके। और देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके बाद सरकार में बड़े फेरबदल की चर्चाएं भी अब गर्म हो गई है। प्रदेश के खाद्य मंत्री ने भी 2.5 साल में किसी फेरबदल की बात पर विराम लगा दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब 2.5 साल पहले कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री को लेकर कई चेहरे सामने आए थे और जीत भूपेश बघेल की हुई थी। हालांकि उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ये चर्चा भी तेज हो गई थी कि सरकार 2.5 साल के फॉर्मूले पर बनाई गई है, जिसमें शुरू के 2.5 साल भूपेश बघेल प्रदेश के सीएम होंगे। उसके बाद आखिरी के 2.5 साल प्रदेश के दूसरे सबसे दावेदार नेता टीएस सिंहदेव प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि बीते 2.5 साल तक राजनीतिक गलियारों में चली चर्चा पर अब प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी सहित संसदीय कार्य मंत्री तक ने विराम लगा दिया है। बघेल सरकार के पूरे हो रहे 2.5 साल सरकार में बड़े फेरबदल की चर्चाएं गर्म हो गई हैं। 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं है। अमरजीत भगत ने यह बात कही है और इस पर मोहर लगाते हुए कहा है कि 2.5 साल वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। भूपेश बघेल ही आगे भी मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। तो देखिए, 2.5 साल पहले पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जीती थी, जिसके बाद यह कहा जा रहा था कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री बनाना तय किया गया है, जिसमें सबसे पहले 2.5 साल के लिए भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और अगले आखिरी 2.5 साल मुख्यमंत्री कोई और होगा। मैं बैठक उठक में था नहीं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा इसमें बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। ये पार्टी हाईकमान का विषय है। वैसे आपको इस 2 लाइन में बता दूं कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसका अनुवाद आप बैठ करके करिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर के सामाजिक संस्था मितवा महिला कल्याण सेवा समिति कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए सामने आ रही है, जहां संस्था ने 8 स्लम एरिया में सूखा राशन वितरण किया है। वहीं इस दौरान 360 परिवारों को सूखा राशन वितरित किया गया है। इस दौरान लोगों के चेहरे पर एक संतुष्टि और खुशी भी देखने को मिली है। लोगों ने संस्था को धन्यवाद भी किया है। स्लम एरिया में बांटी गई राहत सामग्री, जिसके बाद लोगों द्वारा उन्हें धन्यवाद किया गया, आभार जताया गया। 360 परिवारों को लगभग ये सूखा राशन बांटा गया है। लोगों ने संस्था का आभार जताया है। तो आपको बता दें कि स्लम एरिया में लोगों को, गरीब परिवारों को राशन बांटा गया है। संस्था जो है मितवा महिला कल्याण एवं सेवा समिति जो है, हम लोग 8 स्लमों में जो है हम लोग काम करते हैं, स्लम बस्तियों में। और हमारी संस्था जो है मितवा संस्था एवं क्राई के सहयोग से लगातार, क्राई हमारे जो मुंबई में उनका मेन ब्रांच है, हमारे वो हमेशा हमारे स्लम के लोगों को जो कोरोना कोविड से पिछले साल से जो है अभी तक का जो है सहयोग देते आ रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों को। पिछले साल हम लोग बच्चों को जो है स्वेटर बांटा गया था, बच्चों को बुक बांटा गया था और साबुन
साबुन वगैरह बांटे। अभी जो है हम लोग कोरोना काल में जो है कि हमारे स्लम में जो है 360 परिवार को जो है हम लोग राशन दे रहे हैं, जिसमें है 17 किलो चावल है, दाल है और शक्कर है और सोयाबीन बड़ी है, तेल है। उधर कोरिया के नगर निगम चिरमिरी का महापौर बंगला फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है। दरअसल पहले तो बिना राशि मंजूरी के महापौर बंगले में तोड़फोड़ की गई थी और अब शासन से बंगले के लिए 30 लाख रुपए मंजूर करा लिए गए। चिरमिरी के आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा का यह आरोप है कि एक अच्छे बंगले को तोड़कर तहस नहस कर दिया गया। इतनी बड़ी राशि से एक दूसरे बंगले का निर्माण हो सकता था। बड़ी बात यह है कि सूचना के अधिकार में जानकारी मिली है कि महापौर के बंगले देने का नियम नहीं है, बावजूद इसके शासन ने महापौर के रहने के लिए 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। पुराना महापौर बंगला तोड़ दिया गया था और अब नए के लिए 30 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है। नगर पालिक निगम चिरमिरी में जो महापौर बंगला है उसका मुझे जो कार्य हुआ है उसका निरीक्षण करना है। निगम के अधिकारी कर्मचारी लोग इसके लिए सहमत नहीं थे, मुझसे नियम पूछे, नियम बताया, फिर भी स्पष्ट रूप से मना कर दिए कि हम उसका निरीक्षण नहीं कराएंगे। जब मैं फर्स्ट अपील कराया तो जून 2020 का मामले में अभी मैं निरीक्षण करने गया उसमें, और निरीक्षण करने पर मैं पाया कि इसमें गंभीर अनियमितता की गई है। आप सोच नहीं सकते इस तरह का अनियमितता। जो बंगला पूरी तरह से सेटल्ड था उसको तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया गया, और अभी पता चल रहा है कि राज्य सरकार से 30 लाख रुपए, ये सूचना के अधिकार पर मेरे पास आई हुई जानकारी है। शासन से अधोसंरचना मद अंतर्गत महापौर निवास के मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 29,96,000 की स्वीकृति प्राप्त हुई है और अभी वर्तमान में इस कार्य के लिए निविदा जारी नहीं की गई है। क्या फिलहाल जो पहले कभी टेंडर हुआ था कि जैसे बंगले में तोड़फोड़ की गई है? इससे पहले टेंडर की जानकारी, चूँकि अभी ये मामला मुझे सोशल मीडिया से मेरे संज्ञान में आया है और इससे पूर्व क्या हुआ है अभी मैंने ये देखा नहीं है। पूरा देखने के बाद, फाइल देखने के बाद ही मैं इस बारे में कुछ बता पाऊँगी। उधर बेमेतरा में सचिव रोजगार सहायक को हटाने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल सचिव रोजगार सहायक के मनमानी के चलते ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्राम वासियों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा था। पूरा मामला बेमेतरा जिले के ग्राम डगनिया का है, जहां सचिव अपनी मनमानी के चलते ग्राम पंचायत में आते ही नहीं और 2-3 महीने में आते हैं, तो किसी भी शासकीय कार्य की जानकारी ग्रामीणों को नहीं दी जाती है, नहीं किसी को जानकारी होती है। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा सचिव से किसी भी जानकारी पूछने पर उनसे दुर्व्यवहार भी किया जाता है, जिसे लेकर ग्रामीण काफी नाराज चल रहे थे। सचिव और रोजगार सहायक को हटाने को लेकर के ग्रामीण जनपद पंचायत बेरला में ज्ञापन भी सौंपा गया। बेमेतरा में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। रोजगार सहायक को हटाने को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। रोजगार सहायक को हटाने की मांग की जा रही थी। सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी के चलते ग्रामीणों को काफ़ी लंबे समय से परेशानी हो रही है। जी, हम अभी खड़े हैं ग्राम डगनिया बा में, और यहाँ पर अगर देखें तो लगातार सचिव और रोजगार सहायक के मनमानी के चलते ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत को लेकर के जिला पंचायत में इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। आइए उनसे पूछते हैं क्या समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण और क्या परेशानी हो रही सचिव और रोजगार सहायक के मनमानी के चलते। जी बताएँ आप। हाँ जी, मैं सांसद प्रतिनिधि बोल रहा हूँ यहाँ से डगनिया से। यहाँ 2.5 साल से कांग्रेस का राज चल रहा है। 2.5 साल से 1 रुपये का यहाँ 1 रुपये का भी विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। पिछले अपने 5 साल में अवधेश भैया थे, उन्होंने अपने डंगनिया में बहुत अच्छा विकास किया, बहुत अच्छा हमारे गांव में प्रदर्शन किया। यहाँ हर चीज़ का उपलब्धि था, तुरंत बोर खनन करवाया। हमारा सचिव से यह परेशानी है कि बुजुर्ग सियान को कोई पेंशन के रूप में पैसा नहीं मिलता है, और जो मिल जाता है उसको 8 साल हो गए यहाँ मिलने 1 रुपया भी नहीं मिला है। कब आते हैं सचिव पंचायत में? हैं आपके नहीं, सचिव आता है लेकिन वही बिना इतला करे आता है और चले जाता है। इसके परेशानी है। देखिए यहाँ पर ग्रामीण जो सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी को लेकर के खड़े हुए हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं। लगातार प्राइम न्यूज जन मुद्दे की बात उठाती रही। देखना यह होगा कि प्रशासन ऐसे निष्क्रिय कार्य करने वाले सचिव और रोजगार सहायकों पर क्या कार्रवाई करती है। प्राइम न्यूज से जिला संवाददाता योगेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वहीं केंद्र सरकार ने 18+ की उम्र वालों के लिए फ्री में वैक्सीन देने की घोषणा की। साथ ही देश भर में
80 करोड़ लोगों को दीपावली तक राशन देने के फैसले पर रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार के इस कदम को डैमेज कंट्रोल बताया है। रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास वैक्सीन पहले भी मौजूद थी, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो राज्यों को नहीं दी गई और अब अपनी योजना लागू करने के लिए और क्रेडिट लेने के लिए कोशिश की जा रही है। 18+ उम्र वालों के लिए फ्री में वैक्सीन। कांग्रेस विधायक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाते हुए कई बातें कही हैं। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना। पूरा संदेश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का डैमेज कंट्रोल था। इस संदेश से दो बातें निकल कर आती है। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन थी और जब राज्यों को वैक्सीन की आवश्यकता थी तो केंद्र सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई। वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने वैक्सीन की मांग की थी क्योंकि उस समय चुनाव का वक्त था। आप वैक्सीन देते तो वहां की सरकार को, राज्य सरकार को फायदा मिलता। उसी प्रकार से जब राज्यों ने 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में लगाने की बात कही तो इसका फायदा राज्य सरकार को मिलता। राज्य सरकार वैक्सीन लगा रही थी, हम केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मांग रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में युवा मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की है। इस दौरान उन्हें 3 लाख विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर 12वीं की परीक्षा के बारे में भी पुनर्विचार करने और उत्तर पुस्तिका जमा करने के नाम पर भीड़ एकत्रित की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उधर कबीरधाम में दुष्कर्म के आरोपी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस ने निरस्त करवा दिया। महिला संबंधी आरोपों में वाहनों के उपयोग को देखते हुए पुलिस ने यह बड़ा कदम उठाया है, कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जिले में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी दुष्कर्म के आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस ही निरस्त कर दिया गया हो। पुलिस की इस कार्रवाई से आपराधिक मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों में डर का माहौल व्याप्त होगा। जब भी कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में किसी महिला को बिठाएगा तो इस कार्रवाई के बारे में सोचकर जरूर एक बार डर जाएगा। उधर कोरबा जिले की नए कलेक्टर ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके बाद कलेक्टर रानू साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारी प्राथमिकता शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों और जरूरतमंदों लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जरूरतमंद लोगों का विकास और कल्याण करना, उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करना प्राथमिकता में शामिल है। उधर बिलासपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने हत्या कर फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपियों ने छठ घाट गणेश विसर्जन करने के दौरान कुछ लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और एक युवक की मौत भी हो गई थी। जिसके बाद से ही पुलिस लगातार विवेचना दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया था। वहीं अब पुलिस ने घटना के 3 दिन से फरार 3 और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उधर रायगढ़ में कोरोना काल में पुलिस हेल्प डेस्क के जरिए जिले के जरूरतमंदों की मदद करने वाले नागरिक को सम्मानित किया गया। दरअसल एसपी संतोष सिंह ने लॉकडाउन में असहाय, घुमंतु, दैनिक भोगी मजदूरों के लिए पुलिस हेल्प डेस्क शुरू किया था, जिससे जिला पुलिस ने सक्षम लोगों के साथ जिले के समाज सेवी, धार्मिक संस्थानों, कंपनियों को जरूरतमंदों में वितरण हेतु मदद की अपील की गई थी, जिसके चलते पुलिस हेल्प डेस्क को काफी बड़ी संख्या में जिले के गणमान्य नागरिकों के जरूरतमंदों में वितरित किया गया। जो ज्यादा खतरनाक था, जिसमें ज्यादा लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन सबके सहयोग से, रायगढ़ के लोगों के सहयोग से, आप सबके सहयोग से रायगढ़ के दोनों कोविड के जो फेज है बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोगों ने उसको अच्छे से व्यवस्था बनाई है। विशेषकर जो एक जिम्मेदारी रहती है, सामाजिक जिम्मेदारी,
हर व्यक्ति परेशान था, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें से आप सभी लोग हैं जिन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में, जो ये आपका बड़प्पन दिखाता है, आपकी जनरॉसिटी दिखाता है कि आप दूसरों के बारे में भी इतना सोचते हैं। उधर सरगुजा की ग्राम पंचायत कुन्नी में बीच जंगल में पोस्टमार्टम घर बना दिया गया है। बीच जंगल में पोस्टमार्टम 7 बने होने से उसका उपयोग 6 साल से अब तक नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से पोस्टमार्टम घर बना है उसका उद्घाटन ही नहीं हुआ है। लगभग 2,50,000 की लागत से बना पोस्टमार्टम घर जो अब तक चालू भी नहीं किया गया है। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर लखनपुर ग्रामीणों को जाना पड़ता है। बनाए थे इसको चिरघर, लेकिन यहाँ उपयोग नहीं करते हैं। कम से कम 2.5 लाख करीबन का ये भवन बना है। कितने समय पहले बना था? मेरे को लगता है 3-4 साल से बना है, लेकिन कोई उपयोग नहीं हो रहा है। किस लिए बनाया गया था ये चिरघर? किस लिए बनाया गया? पोस्टमार्टम करवाने के लिए। अच्छा, तो इसका सुविधा आप लोगों को मिल रहा है पोस्टमार्टम कराने के लिए? कुछ नहीं, यहाँ पटकुरा से लेके पूरा इलाके में, फिर वहाँ लखनपुर जाते हैं, लखनपुर पोस्टमार्टम कराते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं। राजनांदगांव शहर के मोती तालाब पार क्षेत्र निवासियों की झुग्गी झोपड़ियों को नहीं तोड़े जाने को लेकर बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि लगभग 30 से 40 सालों से वे वहां पर रह रहे थे और बरसात के समय उन्हें यहां से कहीं हटाया नहीं जाए। वहीं झुग्गी झोपड़ियों के लोग शहर के बीच दूसरों के घर काम करने अपनी जीविका के लिए जाया करते थे। इनका कंसर्न है कि वो मोती तालाब में 30 से 35 साल तक निवासरत है और उनको वहाँ से ना हटाया जाए। तो हम देखिए जो ऑप्टिमम वे है उस पर हम विचार कर। हमारे बहुत से माता बहनें यहाँ पे आए कि मोती तालाब में निवास करते 30-35 साल से, कई लोग मर खप गए, इतने लंबे से निवास करते हैं। और चूँकि सामने बरसात है, सबको मालूम है, और शासन के रूल के बरसात में किसी भी झुग्गी झोपड़ी को हटाना न छेड़ना भी नहीं है। पर निगम आयुक्त द्वारा 5 दिन पहले एक चस्पा किया कि आपको हटाया जाएगा, उसी के लेके तत्काल एक बैठक वहीं पे किया मैंने। उनको आज बुलाया कि कम से कम आयुक्त महोदय ज्ञापन दिए। ज्ञापन में कहा कि भाई कि ये लोग बरसों से निवास करते हैं, अब ये शहर के बीच में काम करते हैं, चौका बर्तन, ये लोग जाएंगे जाए कहाँ? तो ये अपने जीवनयापन कर रहे हैं लगातार। इनको भी बरसात ना तो कोई छुआ जाए, ना तो छेड़ा जाए, ना तो तोड़ा जाए। कोई भी कीमत से कोई भी झुग्गी झोपड़ी को किसी प्रकार छेड़ा तोड़ फोड़ ना किया जाए, इसके लिए पूरा भारत सभा पार्षद दल साथ में खड़े हैं। धमतरी के शांति कॉलोनी चेक में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहीं इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर भी बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि धमतरी के शांति कॉलोनी चेक में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि ये पूरी घटना धमतरी की है, जहां ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये पूरी घटना धमतरी के शांति कॉलोनी चेक में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई, जिसमें एक महिला के घायल होने के बाद बताई जा रही है। जिसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच में लगी है। साथ ही ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जाँच को आगे बढ़ाया जा रहा है। उधर बस्तर में जुआरियों और सट्टेबाजों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4,000 रुपए भी बरामद किए हैं। दरअसल जगदलपुर में कोतवाली पुलिस द्वारा अभियान चलाकर लगातार सट्टेबाजों पर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच थाना कोतवाली में सूचना मिली कि कोई व्यक्ति होटल के पास लोगों को सट्टा खिला रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक के नेतृत्व में टीम को रवाना किया गया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई व्यक्ति जो है कुम्हारपारा क्षेत्र में जो है रुपए पैसों का दाव लगाकर जो है सट्टा लेखन कर जो है सट्टा खेला रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में जो है टीम गठित कर रेड कार्रवाई हेतु टीम रवाना किया गया था। और इस टीम के द्वारा कुम्हारपारा क्षेत्र में जो है दर्शित स्थल पर घेराबंदी कर जो है रेड कार्रवाई कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ पर अपना नाम राजकुमार सिंह पिता मोहन सिंह निवासी कुम्हारपारा होना बताया गया। और जिसकी तलाशी लेने पर इसके पास से जो है
4,000 रुपये नकद और साथ में सट्टा पट्टी जो है वो बरामद किया गया है। उधर सरगुजा में 3 बदमाशों ने कार सवार दंपत्ति से लूटपाट की और वाहन में तोड़फोड़ भी किया। साथ ही इस दौरान तीनों युवकों ने दंपत्ति से लगभग 12,000 रुपए लूट लिए, जिसकी शिकायत दंपत्ति ने पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। उधर रायगढ़ में एसपी संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर जिले में अवैध महुआ शराब को प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके चलते पुलिस ने 2 दर्जन से आरोपियों से 850 लीटर महुआ शराब बरामद किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अभी पूरे जिले में लगातार शिकायतें आ रही थी, इसलिए पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया गया है। खासकर अवैध रूप से जो देसी शराब बना के और उसको अलग अलग स्थानों पर जो बेचा जा रहा था, इस पर से सभी थानों को विशेष टास्क दिया गया था। जिले भर के करीब 19 थाना प्रभारियों के माध्यम से करीब 2 दर्जन से ज़्यादा कार्रवाई की गई है। इसमें अधिकांशतः मामले 34 के तहत आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कुछ जगहों पर कुछ वाहन भी जब्ती हुए हैं। ऐसे तकरीबन 850 लीटर के आसपास कार्रवाई हुई है, जिसमें अभी भी आगे अभियान जारी रहेगी और कोशिश की जा रही है कि जहां से सर्वाधिक शिकायतें जहां से आती है उन स्थानों पर दबिश देकर ये सब चीज़ों को खत्म किया जा सके। राजनांदगांव जिले में मिनी बस ऑपरेटर संघ ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में 4 बिंदुओं पर अपनी मांगों को रखा है। साथ ही मांगों का निराकरण नहीं होने तक बसों का संचालन करने में असमर्थता भी जताई है। ज्ञापन में बस ऑपरेटर संघ ने कहा है कि कोरोना काल की वजह से यात्री बसों के संचालन करने में समस्याएं आ रही हैं। कोरोना काल में विगत 14 महीने से बसों का संचालन नहीं हो पाया है, जिससे आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। साथ ही कहा है कि डीजल के बढ़े दामों के बीच बस का संचालन करना और भी मुश्किल हो रहा है। 20 मार्च से हमारी बसें खड़ी है। लगातार बस कोरोना काल की वजह से बस का संचालन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से हम परेशान होकर के कई बार हमने गुहार लगाया राज्य शासन को कि डीजल का रेट बढ़ गया है तो हमारा किराया बढ़ा दिया जाए। और कोरोना काल की वजह से यात्रियों का अभाव है, जिस वजह से हमारी गाड़ियाँ संचालित नहीं हो रही है, तो हमारा टैक्स को भी माफ़ कर दिया जाए। उसी मांग के संदर्भ में हम आज फिर से आए हैं, क्योंकि लॉकडाउन 1 तारीख से खुल चुका है। बसों का संचालन करने के लिए हमें हरी झंडी मिल गई है, उसके बावजूद भी हम मजबूर होकर के अपनी बसों का संचालन नहीं कर रहे हैं। जिस समय कोरोना काल के समय जब मार्च पिछले 2020 में डीजल का किराया उस समय 65 रुपये था, आज डीजल का किराया लगभग 95 रुपये हो गया है। इतने ज़्यादा मतलब डीजल का रेट होने की वजह से हम जिस यात्री किराए में हम हैं उसमें हम संचालन करने में असमर्थ हैं। वहीं बिलासपुर में एक दुकान पर कब्जे और दुकान खाली कराने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में अभय बरुआ घायल होने की जानकारी मिल रही है। यहां मिली जानकारी के अनुसार दुकान का कब्जा खाली कराने को लेकर दोनों पक्षों में पहले जमकर वाद विवाद हुआ, फिर बहसबाजी हुई, जिसमें देखते ही देखते मारपीट का रूप ले लिया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें अभय बरुआ को सर पर चोट लगी है। पुलिस ने अभय बरुआ को जिला अस्पताल भेज दिया है। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की हर खबर के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।